हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल दीवान। और आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो अपने परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको उनके बारे में जानना चाहिए, आपको उनके बारे में समझना चाहिए, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके विचारों के बारे में। और सबसे ज़्यादा ये जो जिनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, जो जुडिशल एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा इस बात को समझना, इस चीज़ के बारे में जानना। चलिए, ऐसी ही शख्सियत से अब हम मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। ठीक है सर, बताइए, अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम धन्ना राम है। मैं एडिशनल सेशन जज के पद से रिटायर हुआ हूँ और मैंने इससे पहले कई डिपार्टमेंट्स में काम किया है। शुरू में मैंने भारतीय खाद्य निगम में 2 साल तक क्वालिटी इंस्पेक्टर के रूप में काम में किया। उसके बाद मैं रेलवे में चला गया और सहायक स्टेशन मास्टर के पद पे भर्ती हुआ और वहाँ पर मैंने 15.5 साल सर्विस करने के बाद और डिप्टी चीफ कंट्रोलर के पद से रिज़ाइन किया, क्योंकि मेरा इस दौरान आरजेएस में सिलेक्शन हो गया था 1993 में। तो मैंने 27 सितंबर 1993 को आरजेएस ज्वाइन किया था और एडीजे के पद तक पहुंचा और 2011 में मैं रिटायर हो गया। और अब मैं लगातार हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में वकालत कर रहा हूं। और इस दौरान मैं जो राजस्थान पुलिस एकेडमी है, वहाँ भी जब ये प्रोबेशनर्स आते हैं, आरपीएस वगैरह, उनको इनकी क्लासें भी मैं लेता हूँ पिछले 10 साल से। और बाकी बच्चों को गाइड करता रहता हूँ समय समय पर, और मेरी रुचि है इसमें। और बच्चे ज़रूर मेरे संपर्क में जो भी आते हैं वो लाभान्वित होते ही हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं बच्चों से हर रोज़ जुड़ा रहता हूँ, किसी को ऑनलाइन पे या किसी ऑफलाइन पे, हमेशा मैं उन लोग बच्चों के संपर्क में रहता हूँ। और मेरा जो भी अनुभव रहा है, मेरा खास अनुभव है, मैंने कानून के विषयों पर, अलग अलग विषयों पर कविताएं बनाई हैं और उन कविताओं में इतनी सार्थकता है कि कोई भी व्यक्ति यदि उन कविताओं को पढ़ लेता है तो सरल भाषा में और कानून का ज्ञान उससे प्राप्त हो जाता है। और तुकबंदी के आधार पर सेक्शंस को याद करने की कला जो है वो मैंने बना रखी है। और मेरी इसी कला के कारण मुझे बहुत सारे सेक्शंस मुख ज़बानी याद हैं और इसी के कारण बच्चे लाभ उठा सकते हैं। और वो भी यदि इन पद चिन्हों पे चलते हैं तो उनको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। सर, ये तो आपने जिन चीज़ों के बारे में बताया कि आपने अपने पद के बारे में बताया, अपनी चीज़ों के बारे में बताया कि आपने पद को कैसे प्राप्त किया। तो इस पद जो आपने एडीजी का पद प्राप्त किया था, मैं उसके बारे में थोड़ी स्ट्रगल जानना चाहता हूँ कि आपने वो एग्ज़ाम फाइट कैसे किया, किस तरीके की जर्नी रही उस चीज़ को लेकर के, कैसे आपने उसके लिए तैयारी की। जैसा कि आपने बताया ही अभी कि आप क्वेश्चंस को पंक्तियों में पंक्तिबद्ध, कविताबद्ध उनको जोड़ करके बना देते हो, जिससे सेक्शंस आपको याद हो जाते हैं। तो एक तो मैं आपसे सबसे पहले तो मैं आपके स्ट्रगल के बारे में कि आपने आरजेएस की तैयारी कैसे की, किस तरीके से आपने उस टाइम पर, उस दौरान पर, जब 1993 के समय आपने ऐसा किया, तो कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया या आपको और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस तरीके का अनुभव रहा आपका। और फिर उसके बाद मैं आपसे आपकी जो पंक्तियां हैं, जिनमें आपने अपनी सेक्शंस के तौर पे कविताएं बनाई हुई हैं, सेक्शंस को कविताओं में ढाला हुआ है, उनके बारे में जानना चाहूँगा। तो सर बताइए आपके अनुभव के बारे में। मेरे अनुभव से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2 साल भारतीय खाद्य निगम में रहा हूं और उसके बाद मैं स्टेशन मास्टर के जॉब में चला गया, तो मेरी पोस्टिंग बहुत दूरस्थ गांव में रही और स्टडी से बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया। लेकिन मेरे मन में आगे बढ़ने का एक जज्बा था और मेरा एक साथी जो मेरे से 3 साल जूनियर था, वो खुद मेरे से पहले आरएएस में सेलेक्ट हुआ, जिसका नाम है मदन सिंह काला। और वो ट्रेनिंग के दौरान मेरे पास नापासर में रुका, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या भाई साहब, आप स्टेशन मास्टर की नौकरी करने लग गए और आपसे हम उम्मीद करते थे। तो उसके कहने के बाद मैंने फिर रेलवे में थोड़ी मेहनत करके और प्रमोशन करा करके और मैंने बीकानेर पोस्टिंग ली। बीकानेर में जो मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने 20 अक्टूबर 1987 को एडमिशन लिया लॉ में, और मैंने 91 में मेरी लॉ हो गई थी। और 91 में लॉ होने के बाद में 91 में आरजेएस की वैकेंसी आई थी और मैंने फार्म भर दिया था और मेरा पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये,
क्योंकि मैं डिप्टी चीफ कंट्रोलर की नौकरी करता था, जिसमें 8 घंटे की नौकरी और एक एक घंटा आगे पीछे उसमें आना पड़ता था, और घर से लेकर के नौकरी तक आने में मेरे करीबन 11 घंटे खर्च हो जाते थे। इसके बावजूद भी मैंने जब क्लासेज अटेंड की थी LLB की, तो मैंने कभी भी कोई क्लास मिस नहीं की, क्योंकि मेरी शिफ्ट ड्यूटी होती थी, मतलब 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और फिर 0 से 6। तो मैं रात की नौकरी करके दिन में कोई भी क्लास अटेंड करने से चूकता नहीं था, और मेरी रेगुलर क्लासें चलती रही। और मैंने परमिशन भी डिपार्टमेंट से मांगी थी, तो उन्होंने कहा कि आप अपने रिस्क पे ले सकते हो, हम आपको परमिशन इसलिए नहीं दे सकते कि रोज़ाना हम आपके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते। लेकिन मैंने मेरे स्तर पर अपनी व्यवस्था की, और मैंने कभी भी क्लास मिस नहीं की। मैं एक्स्ट्रा क्लास में भी चला जाता था, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट के रूप में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस मेरी ही थी, और मेरा पहले अटेम्प्ट में भी RJS में सिलेक्शन हो गया। मैं शुरू से ही इन सेक्शंस को याद करने के लिए कविता के रूप में और कुछ तुकबंदी के रूप में मुझे शुरू से आदत थी, तो उसके आधार पर मैं इस परीक्षा में पहले अटेम्प्ट में सफल होने में सफल रहा। मैंने जो कविताएं बनाई हैं, मैं उनमें से कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे IPC का सेक्शन 320 है। सेक्शन 320 में 8 बातें हैं जो घोर उपपत्ति के बारे में बताई हुई हैं। पहला है इमेस्कुलेशन, दूसरा परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई, तीसरा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग पावर ऑफ आइदर ईयर, और डिस्ट्रक्शन और डिसेबलमेंट ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, और इम्पायरमेंट ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, फ्रैक्चर ऑफ बोन और टूथ, injury endangering life so that the person could not undertake his normal pursuits for the spell of 20 days or more and remains in severely bodily pain। ये 8 बातें हैं। जब हमारे परीक्षा में जब चीज़ें आती थी कि घोर उपपत्ति के बारे में बताइए, तो 8 बातों को याद रखना मुश्किल था। तो मैंने इन 8 बातों को कविता के एक सूत्र में पिरो करके और मैंने याद की, जो कविता इस प्रकार है कि स्थायी रूप से आँख कान गए या गई जनन शक्ति, हिल गई या टूट गई हड्डी या रहा 20 दिन से ज़्यादा भर्ती, हिल गया या टूट गया दांत या शक्तिहीन हुआ कोई मेंबर या जॉइंट, या सिर चेहरा कुरूप हो गया। ये है 8 पॉइंट। इस तरह से घोर उपपत्ति मेरे को हमेशा हमेशा के लिए याद हो गई। इसी प्रकार आप सेक्शन 100 IPC में देखते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप टू कॉजिंग डेथ सेक्शन 100 में है। तो सेक्शन 100 में कुछ बातें दे रखी हैं, उन बातों के होते हुए आप दूसरे आदमी की हत्या कर सकते हो, जिसमें हत्या है, घोर उपपत्ति है, अप्राकृतिक काम तृष्णा है, अपहरण है, बेपहरण है, सदोष परिरोध है, ये सब बातें थी उसमें। तो मैंने उनकी कविता इस तरह से बनाई कि हत्या, घोर उपहत्ति, रेप या हो अप्राकृतिक काम तृष्णा, अपहरण, व्यपहरण, सदोष परिरोध ये नहीं हो तो मत फंसना, और इनके नहीं होने से फंस गए तो फिर राधे राधे कृष्णा कृष्णा, यानी जेल में पड़े रहोगे। इन्हीं अपवादों के बिना यदि आपने किसी की हत्या कर दी तो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार कालांतर में धारा 326 में 326A और B जोड़ा गया, जिसमें तेजाब का फेंकना और पिलाना या इनका प्रयास करना, ये चीज़ें नहीं जोड़ी गई। तो हमारी कविता में भी फिर ये सेक्शन 100 में भी जोड़ी गई, तो हमने इनको भी बाद में जोड़ा कि तेजाब फेंक दिया यदि किसी को, या फिर दिया पिलाए, या इनका प्रयास किया ये बाद में दिए मिलाए, यानी अमेंडमेंट किया तो हमने हमारी कविता में भी आगे जोड़ दिया इनको। इस प्रकार जब कभी भी सारे सेक्शंस आप याद करने की कोशिश करते हैं तो कोई न कोई चीज़ छूट जाती है, लेकिन कविता बनने के बाद इसमें से कोई भी चीज़ आप उसमें से निकाल नहीं सकते। जैसे परिभाषा में से एक भी शब्द आप निकाल लेंगे तो वो परिभाषा अपूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से मेरी कविता में सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, और सारे इंग्रेडिएंट्स आने के बाद में कोई भी आदमी इनको फिर भूलता नहीं है, और भूलता नहीं है तो फिर परीक्षा में आप एज इट इज़ लिख करके आ सकते हैं, तो फिर आपको कोई भी सेलेक्ट करने से नहीं रोक सकता। तो आपने जाना अभी कविता के बारे में, और कविता काफ़ी रोचक रही थी इन सेक्शंस के बारे में। हालांकि मैंने भी लॉ किया हुआ है, मैंने भी इसी स्ट्रगल में लगा हुआ हूँ, मैं भी RJS एस्पिरेंट हूँ। तो आपने देखा कि कविताओं के माध्यम से किस तरीके की रचनाएं की जा सकती हैं, क्या चीज़ बनाई जा सकती है। तो आपने अभी
धन्नाराम सर से इन चीज़ों के बारे में सीखा, समझा। साथ ही साथ मैं समझना चाहता हूँ कि जब आपने आरजेएस का अटेम्प्ट दिया और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए, तो उस टाइम पर आपने किस तरीके से पढ़ाई की? उसका अनुभव क्या रहा? कि जैसे कि आपने बताया कि कविताओं से तो किया, लेकिन पढ़ने का किस तरीके से रूटीन रखा? जैसे कि आप उसे डीपली पढ़ते थे, ऊपर-ऊपर से पढ़ते थे, या आपको लगता था कि नहीं, अब की बार तो नहीं हो पाएगा? उस टाइम पर अनुभव कैसा रहा आपका? मेरा अनुभव ऐसा रहा कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में किताबों से दूरी नहीं बनाई। चाहे दिन कैसा भी हो, मैं कहीं भी हूँ, किताब मेरे साथ ज़रूर होती थी। जब भी टाइम मिलता, मैं उस किताब को कभी न कभी टच ज़रूर कर लेता। और मेरा हमेशा से ये रूटीन रहा कि जब कभी भी किसी चीज़ को पढ़ता हूँ जो मुझे याद हो गई, तो मैं उसको दोबारा फिर छोड़ता नहीं था। उसको रोज़ाना फिर 5-7 दिन के अंतराल से फिर पढ़ लेता। और मैंने काफ़ी सारी वो जो सेक्शंस हैं, उनको मैंने मुक्त ज़बानी याद कर रखा था। और जब कभी भी कोई आदमी मिलता, चाहे उसके काम की हो चाहे ना हो, उसको मैं ज़बरदस्ती सुना देता। तो एक तो वो आदमी देखता यार इसको तो बहुत ज्ञान है, और दूसरा मेरा क्या रिवीजन हो जाता। और बार बार रिवीजन करने से आपको पता है कि आदमी की डिवीजन अच्छी बनती ही है। तो मैं जब कभी भी इस प्रकार का मौका मिलता मेरे को, तो मैं हमेशा उन किताबों को पढ़ता। और किताबें हमेशा मेरी जो है ये रुचि रही है कि मैं अच्छी किताबें पढ़ता था, और इनके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं ज़्यादा जीके वगैरह पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता था उस टाइम, क्योंकि रेलवे की 8-10-12 घंटे की नौकरी करने के बाद में इतनी हिम्मत रहती नहीं थी कि किताब पढ़ने के बाद में कुछ और काम कर सके आदमी। और मेरा काम भी एंटी नेचर था। मैं रात को ड्यूटी करता था और दिन में थोड़ी बहुत देर तक सोता, और फिर बाद में जब टाइम मिलता तो मैं पढ़ता था। और लड़के मेरे को इसी कविता के कारण, बीकानेर में मेरी पोस्टिंग थी, तो बीकानेर के दूर दूर के लड़के मेरे पास आते थे, हम साथ बैठ के पढ़ते थे। तो वो मुझे कुछ ठीक समझते थे, मैं उनको पढ़ाता था। तो जब पढ़ाने वाले को थोड़ा ज़्यादा आना जाना ज़रूरी होता है, तो मैं उनको जब पढ़ाता था और हम ग्रुप में स्टडी करते थे, तो उन लोगों का काफ़ी योगदान रहा। तो मैं उन लोगों के साथ जब पढ़ता था, तो वो भी कुछ तैयारी करके आते थे और मैं भी तैयारी करके आता था। और दिन में मुझे टाइम मिलता तो मैं बीकानेर के कोर्ट में चला जाता था। वहाँ अच्छे अच्छे वकील थे, उनसे 2-4-5 बातें जो मुझे नहीं आती थी, वो मैं उनको पूछ के आ जाता, और फिर मेरे साथ वालों को मैं बताता। तो ये वो चीज़ें इस तरह से रिपीट होती चली गई, और रिपीट होते जाने से फिर मेरे को याद रहने लगी। फिर मेरे को इसको लग गया चस्का, और इसीलिए पहले अटेम्प्ट में निकलना था मेरे बस का। तो आपने सुना ही, जैसा कि सर ने हमको बताया कि किस तरीके का इनका अनुभव रहा, किस तरीके से तैयारी कर रहे थे, और अपने दोस्तों के बारे में भी, अपने फ्रेंड्स के सर्कल के बारे में बताया कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की होगी। आप समझ पा रहे हैं कि ये फुल टाइम अपने आप को उसी में इंडल्ज रखते थे, अब अपने आप को उसी के अंदर इर्द गिर्द घुमाते रहते थे कि जब भी इनके सामने कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसको उन्हीं सेक्शंस के बारे में रिवाइज़ करा के अपना खुद का रिवीजन कर लेते थे। तो अब बेसिक बात यहाँ पर ये है कि आपने केवल पढ़ाई पढ़ा, या मेंस के हिसाब से कुछ लिखने की भी प्रैक्टिस की थी उस दौरान? हाँ, मैं कुछ अपने हाथ से लिखता था। और इससे पहले मैं रेलवे में जब था, तो रेलवे के प्रमोशन कोर्स में मैं गया था। तो वहाँ मुझे सारी परिभाषाएं वगैरह जितनी भी थी, वो सब मुझे मुख्य ज़बानी याद थी। और वहाँ से मेरी ये आदत हो गई कि कोई भी चीज़ को अपने दिमाग में रखना और उस चीज़ को एज इट इज़ दिमाग को वापस एक्सप्रेस करना, ये मेरे बस में हो गया था। और मैं वहाँ हमारे को जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स होते थे रेलवे के, तो जो हमें पढ़ाने आते थे, मेरे को इंग्लिश में एज इट इज़ सारी परिभाषाएं याद थी, और मैं मेरे बैच का टॉपर था। और एक बार तो मेरे साथ यूँ हुआ, जब हमारा मॉडल हॉल की परीक्षा चल रही थी, तो डीआरएम मुरादाबाद आए और उन्होंने कहा आप इधर आइए। तो मैंने सोचा मैं तो क्लास में सबसे ठीक हूँ, तो मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैंने कहा साहब कोई गलती हुई। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपका हो गया, आप बाकी सबकी परीक्षा लो। तो मुझे जो है इतनी खुशी हुई कि पूछो मत। तो फिर मैं वहाँ जब हमारा रिजल्ट आया, तो मैं टॉपर था। और उसके बाद में जब मैं ये एलएलबी मैंने स्टार्ट की, तो उस टाइम भी मैंने रेगुलर क्लासेज अटेंड की थी। तो मैं उनको रोज़ रोज़ देखता था। वो शुरू के जो सब्जेक्ट थे, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ये बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थे। और ये इनके अंदर जितने भी केस लॉ जो डले हुए होते थे संक्षेप में, उनको पढ़ने से भी अच्छा लगता था। तो इसलिए वो रुचि बढ़ती चली गई और मैं पढ़ता ही चला गया। और मेरा सिलेक्शन होने के बाद में भी मैंने हाथ से बहुत सी डायरियाँ लिखी। जब भी कोई जजमेंट आता, मैं उसको हाथ से उसका अब्स्ट्रैक्ट लिख करके तैयारी करता। तो इससे मेरी हैंडराइटिंग मेरी पहले से ही सुंदर थी, और यहाँ लिखने के बाद में मेरे को और ही अच्छा मौका मिला। और अभी भी मेरे पास बहुत सी डायरियाँ हैं। मैंने खूब कविताएं लिखी हैं, मैंने
टीपी एक्ट की किताबें लिखी हैं, वो सॉरी कविताएं लिखी हैं, जिसमें मैं आपको सुनाता हूँ। सेल की आप कविता सुनिए, एज इट इज़ पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें। आपको एक बार मेरी कविता आपने रट ली तो आपको कविता के माध्यम से सेल की परिभाषा पक्की याद हो जाएगी। जैसे अचल संपत्ति के स्वामित्व के अंतरण का विक्रय तरीका सीधा साधा, यानी अचल संपत्ति के स्वामित्व के अंतरण का विक्रय तरीका सीधा साधा, या तो कीमत दे दी उसकी या कर लिया देने का वादा, या फिर आंशिक कीमत देकर शेष राशि का कर लिया वादा, तो भी अंतरण स्वामित्व का कोई नहीं कानूनी बाधा। कीमत के भाग में कर सकते हो किसी भी हद तक कम और ज़्यादा, 1/4, 3/4, कुछ भी और, या आधा आधा, पर 100 रुपये या उससे अधिक की संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण हो। सबसे जरूरी कब्जा लेकर तुरंत उसका पंजीकरण हो, और बिना पंजीकरण विक्रय विलेख साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। केवल कब्जा लेकर के कभी भी धोखा खाइए नहीं, यदि खा गए तो कोर्ट में जाइए नहीं, कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो इस तरह से ये मैंने सेल की परिभाषा रख रखी। इसी प्रकार मैंने गिफ्ट की भी कविता बना रखी है, और मैंने सारे सेक्शन जितने भी हैं जो मुझे याद है, मैं लगभग 200-300 सेक्शन मुझे तुकबंदी में याद है। आईपीसी की मैंने कविता बना रखी है, सीआरपीसी में मैंने चार्ज के चैप्टर की पूरी तुकबंदी बना रखी है। आपको चार्ज का चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगता है, मैं आपको चार्ज का चैप्टर केवल 5 मिनट में बताता हूँ। आप देखिए, चार्ज का अध्याय जो है सीआरपीसी का 17 है, और सेक्शन 211 से लेके 224 तक का सेक्शन चार्ज वाला चार्ज के सेक्शंस हैं। तो उसको मैं किस तरह याद करता हूँ कि सेक्शन 211 अपराध का विवरण सारा का सारा, और कोई पूर्व दोष सिद्ध है तो वो भी 211 साथ में बता रहा। धारा 212 दिन दिनांक समय स्थान इत्यादि के बारे में बता रहा। धारा 213 में तय आता, तय यानी तरीका, मोडस ऑपरेंडी, हाउ दी ऑफेंस वाज कमिटेड। ज़्यादा डिटेल देने के लिए धारा 213 की सहायता ले लेते हैं। फिर आता धारा 214 यानी 214, इसमें जो परिभाषा में अपराध का नाम लिखा है वही लिखना है, न कि और। उसके बाद आता 215 में पे आता, पे यानी प्रभाव। क्या प्रभाव? यदि चार्ज आपका गलत लग गया तो उसका ट्रायल पे और अक्यूज्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि चार्ज आपने गलत लगाया और अक्यूज्ड के अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित हो गए तो फिर आपको चार्ज बदलना पड़ेगा, और चार्ज यदि बदलना पड़ेगा तो धारा 216 निर्णय से पहले चार्ज कभी भी बदल दो, नहीं पड़ेगा रोला, यानी कोई परेशानी का कारण नहीं है। अब यदि आपने 216 में चार्ज बदल दिया तो 217 बदले हुए चार्ज की हद तक गवाहों को दोबारा बुलाने का खतरा, यानी जो गवाह हो चुके हैं तो परिवर्तित चार्ज की हद तक उनको दोबारा बुलाना पड़ेगा। फिर आता 218 यानी 218 ऑफेंस डिस्टिंक्ट, तो चार्ज सेपरेट, यानी प्रत्येक डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए एक सेपरेट चार्ज लगाना होगा। और उसके बाद आता है 219 यानी 219, यानी 3 अपराध 12 महीने के माइन, यानी 12 महीने में यदि आपने 3 अपराध किए एक जैसे तो उन सब की ट्रायल एक साथ चल सकती है। एक जैसे का मतलब होता है एक ही एक्ट के हों, एक ही सेक्शन के हों और पनिशमेंट्स बराबर हो। उसके बाद आता सेक्शन 220 यानी कई सारी फिल्म और एक ही हीरो, अर्थात एक आदमी सेम ट्रांजैक्शन में जितने अपराध करता है या कई सारे आदमी मिलकर के भी एक करते हैं तो वो सारे के सारे अपराध एक ट्रायल में विचारित किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है 221 221 221 यानी कि नज़र यदि आपके ढंग से नहीं टिकी अपराध पे तो आप अल्टरनेट चार्ज लगा सकते हो। मान लीजिए कि किसी ने अपराध मर्डर का किया और डाउटफुल है कि ये मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों का चार्ज विकल्प में लगाना चाहिए, क्योंकि छोटे अपराध का चार्ज लगाने के बाद यदि आपने बड़े का नहीं लगाया तो बड़े अपराध में कन्विक्शन नहीं कर सकते। और 302 का यदि आपने चार्ज लगा दिया और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का नहीं लगाया तो आप 304 में कन्विक्शन कर सकते हो। लेकिन अल्टरनेट चार्ज लगाने के इस मामले में दोनों ही स्थितियां और अच्छी हो जाती हैं। आप दोनों में से किसी में भी कन्विक्शन कर सकते हो, जिसमें सिद्ध हो गया उसमें कन्विक्शन और जो बच गया उसमें एक्विटल। इसी प्रकार है 222 यानी 222 222 यानी भाई छोटे अपराध से बड़े से बच गया तो छोटे में फंस जाए, कट जाए, यानी
222 में आपने बड़े का 4 लगाया यार, साबित नहीं हुआ तो छोटे वाला हो गया, तो छोटे में कन्विक्शन हो जाएगा, बच नहीं सकता अगला। अब आता 223, यानी कितने व्यक्तियों ने मिलकर के गलती करी, यानी अपराध कारित किया। जितने आदमी एक अपराध करने में सारे सम्मिलित थे उन सब का एक साथ विचारण किया जा सकता है। अपराध कारित करने वाले हों या अबेटर हों या प्रयास वाले हों, इन सब के सब व्यक्तियों का एक साथ, चाहे संख्या कितनी ही हो, विचारण किया जा सकता है। उसके बाद आता है 224, जिनमें कन्विक्शन हो गया वो तो ठीक है, जो बच गई और उनमें एक्विटल हो जाएगा। तो ये आपके चार्ज का चैप्टर का 5 मिनट में एक छोटा सा तरीका याद करने का है, क्योंकि एक बार यदि आपको तरीका याद हो गया तो फिर भूलने का काम नहीं है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनमें मैं तुकबंदी के आधार पर तो मैंने सब लिख रखी हैं। कोई भी आदमी यदि इन तुकबंदी या उन कविताओं को पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, तो मैं इनको बता दूंगा, मेरे टेलीफोन नंबर, आप उनसे लेकर के मेरे से प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि उनको मेरी जैसी कविताओं को रट करके या याद करके और अपना जो स्टडी का तरीका है वो सरल बनाना है। तो देखा आपने, आपके सहयोग के लिए, आपके कोऑपरेशन के लिए और आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सर ने आपके लिए एक सॉल्यूशन दिया है तैयारी करने के लिए कि वो अपनी कविताओं को आपके लिए भी दे सकते हैं। आप अगर उनका कॉन्टैक्ट नंबर या आपको उनकी ज़रूरत है, आपको उनकी सहायता चाहिए, तो वो आपकी मदद भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं। तो आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना, कविताओं के बारे में, चार्ज से रिलेटेड कविता के बारे में भी सुना। आपको पता है चैप्टर नंबर 17 जो है CRPC का, वो आपके चार्ज के बारे में बताता है, जिसमें सेक्शन नंबर 211 के अंदर 211 से लेकर के करीबन 224 तक के सेक्शंस के बारे में वहाँ कवर किया गया है, जिसके बारे में आपने सर से अभी इन डिटेल बात की और सर ने उनके बारे में बखूबी बहुत अच्छी तरीके से उनके बारे में बताया कि किस तरीके से उन सेक्शंस को, किस अरेंजमेंट से और किस तरीके से, कौन सा इंटेंशन है उनके पीछे, ऑब्जेक्ट को बताते हुए साथ साथ सारी बातें आपको बताई यहाँ पर। तो आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सर से सीखी इन 15-20 मिनट में। और साथ ही साथ अब मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर आपकी तरफ से ऐसे RJS एस्पिरेंट्स के लिए, ऐसे ADJ एस्पिरेंट्स के लिए, DJS की जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उन बच्चों के लिए आप जो हताश हैं, निराश हैं, काफ़ी बार प्री का भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, काफ़ी बार वो बच्चे जो हैं, वो स्टूडेंट जो हैं, एस्पिरेंट्स वो जो हैं, उनको काफ़ी समय से हताशा हो रही है, निराशा हो रही है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, शायद हम पे नहीं हो पाएगा, हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से पढ़ें और क्या हमें करना चाहिए, उसके लिए आप सर उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप बताइए। मेरा मानना ये है कि कोई भी एग्ज़ाम जो होती है वो हर किसी के लिए भारी होती है। एग्ज़ाम के समय सबके हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन वो तब है जब आप ढंग से स्टडी नहीं करते हैं। तब आप यदि शुरू से स्टडी करें, आपने पूरी किताब पढ़ ली लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं है, तो पेपर में आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यदि आपने एक सेक्शन को, 5 सेक्शन को या 10 सेक्शंस को जो इम्पोर्टेंट होते हैं प्रत्येक बुक में और प्रत्येक उसके किताब में, तो आप उनमें से यदि सॉलिड तैयारी करके 5-10 सेक्शन भी एकदम पक्के कर लेते हैं उनके पूरे इंग्रेडिएंट सहित, तो वो आपको ज़्यादा लाभदायक रहेगा। दूसरा ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि आपको 50 शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में लिखने के बाद में 60 शब्दों वाली परिभाषा में से 10 शब्द निकाल देते हैं। जब कोई भी परिभाषा में से आप एक भी शब्द निकालेंगे तो परिभाषा आपकी अपूर्ण हो जाएगी। कोई भी परिभाषा हो वैसे ही कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि सारे प्रकार के इंग्रेडिएंट्स उस एक परिभाषा में आते नहीं हैं। कानून की परिभाषा भी आप देखेंगे तो सामने ने कहा था, लॉ की परिभाषा बताई थी कि लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब ये परिभाषा सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये भी कोई परिपूर्ण नहीं है। ऑस्टिन ने कहा था, लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन। लेकिन वो ये था कि कानून जो है संप्रभु का आदेश है, जिसकी पालना नहीं करो तो शास्ति उसके पीछे निहित है। तो ये कोई चीज़ें
सारी परिभाषाओं को भी आप मिलाएंगे तो भी उस लॉ के फील्ड को ये पूरी कवर नहीं कर पाती हैं। इसलिए जो कुछ भी कवर किया हुआ उसमें से भी यदि आप कुछ छोड़ देंगे तो फिर आप उसका परिभाषा जिस चीज़ की है उसको पूर्णतया ना समझ पाएंगे और ना लिख पाएंगे, ना अगला समझ पाएगा और आपको पूरे नंबर नहीं मिल सकते। भले ही आप कविता के माध्यम से रटें या चाहे कैसे भी रटें, आप उसके इंग्रेडिएंट्स को नहीं छोड़ने का है। जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे। और मेरा ये मानना है कि जब आपका कंसंट्रेशन नहीं हो तब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर के दिन में 3 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो स्टडी भी आपके लिए बहुत अच्छी है। और यूँ यदि आप 12 घंटे लगे हुए हैं, दिमाग आपका कहीं है और किताब आपके सामने रखी हुई, किताब पढ़ ली लेकिन पढ़ते समय ख्याल आपके मन में दूसरे आ रहे हैं, तो उस पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, आज यदि आपने आज परिभाषा पक्की कर ली तो दूसरे दिन उसको पहले पढ़ो, फिर दूसरी और तैयार करो। जब 2 हो जाएं तो फिर उन दोनों को फिर याद करो, फिर तीसरी तैयार करो। उनको आप बीच बीच में गाहे बगाए दूसरों के सामने अपने आप ही बोलते रहो, तो भी उसको चाहे भले ही समझ में आता हो चाहे नहीं आता हो, आपका भला हो जाएगा, उसको चाहे अच्छा लगेगा ना लगे। तो मेरा मानना ये है कि यदि 4 घंटे की कंसंट्रेशन वाली स्टडी आप डेली करते हैं तो आरजेएस जैसी परीक्षाएं निकालने में कोई मुश्किल नहीं है। फिर लिखना आपको ज़रूर है थोड़ा थोड़ा। एक बार आप लिखेंगे तो सब चीज़ों का आप अलग अलग लिख करके उनका बना लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें काम में आई हैं। जैसे मैं आपको एक फोर्जरी का उदाहरण दूं। फोर्जरी की परिभाषा आईपीसी में सेक्शन 463 में बता रखी है। तो फोर्जरी की परिभाषा में लिखा हुआ है कि 5 इंग्रेडिएंट हैं। कोई आदमी समझता नहीं है, एक आधा इंग्रेडिएंट लिख करके और फोर्जरी, किसी ने फर्जी साइन कर दिया बोले होगी फोर्जरी, ऐसे नहीं है। उसमें कई प्रकार की चीज़ें दे रखी हैं कि हु ओवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, to cause damage or injury to the public or to any person, or to cause any person to part with his property, or to support any claim or title, or to enter into an express or implied contract, or with intent to commit fraud and that fraud may be committed commits forgery। यानी 5 बातें हैं। कौन सी हैं? किसी आदमी को या किसी जन समुदाय को धोखा देने के लिए, या किसी आदमी को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए, या किसी दावे को समर्थन प्रदान करने के लिए, या किसी व्यक्ति को झूठे एग्रीमेंट में शामिल करने के लिए, या फिर किसी व्यक्ति के साथ धोखा करने के लिए आप ऐसा करते हैं और वो अगला आदमी धोखा खा जाए, तो फिर ये सारा काम जो आपका फोर्जरी में आ जाए। तो इस तरह से आपको देखना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स आने चाहिए। जैसे आप 415 है और 420 है, दोनों चीटिंग से संबंधित है। 415 जो चीटिंग की परिभाषा है वो 415 में दे रखी है। वहाँ लिखा हुआ है कि हु ओवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन dishonestly or fraudulently induces the person so deceived to deliver any property to any person, or to consent that any person shall return any property, or intensely induces the person so deceived to do or omit to do an act which he would not do or omit if he were not so deceived, or any type of act or omission causes or may cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat। अब ये 415 में चीटिंग की परिभाषा दे रखी है। अब आपको 420 में देखिए कि हु ओवर चीट्स, मीनिंग देयर भाई 415 पहले ही आ गया होगा। हु ओवर चीट्स तो 415 पूरा आ गया इसी लाइन में। हु ओवर चीट्स एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, और मेक्स अल्टर्स or destroys whole or any valuable security, whole or part of valuable security, or anything which is made, signed, or which is capable of being converted into valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो इस तरह से इंटरलिंक करके सेक्शंस को आपको पढ़ना है। 420 की परिभाषा जब तक अधूरी है जब तक आपको 415 की नहीं आती, क्योंकि वहाँ लिखा है इज सेड टू चीट, और 415 की ओपनिंग वर्ड है हु ओवर चीट्स। तो दोनों ही सेक्शंस को आप साथ रख के पढ़ेंगे तब जा कर के आपका चीटिंग का पूरा होगा। तो जो भी आप सेक्शन पढ़ें उसको अलग अलग उसके टुकड़े करके लिख लें, और उसके बाद आप जो भी
पढ़ेंगे वो आपको याद होता चला जाएगा। जैसे 463 में मैंने आपको फोर्जरी बताई, 464 में फोर्जरी होती क्या है, 463 होती कैसे है, 464, और सज़ा कितनी है, 465। अब यदि आपने कोई कोर्ट के रिकॉर्ड की करी और कुछ ये आपका उसमें 2-3 बातें दे रखी प्रोसीडिंग्स में की या ऐसे कुछ किया, तो वो आपका 466 में चला जाएगा। कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, कोई एक्वेंटेंस रोल है, कोई बैप्टिज्म है, कोई आपका गोद लेने का अधिकार है पत्र है, या फिर आपके एक्वेंटेंस रोल है, इस प्रकार की 10 बातें 467 में गिना रखी हैं, तो उनकी आप फोर्जरी करोगे तो 467 लग जाएगा। चीटिंग की है तो 468 लग जाएगा। डिफेमेशन से संबंधित है तो 69 लग जाएगा। डॉक्यूमेंट पूरा फोर्ज्ड है या आधा फोर्ज्ड है, इसकी जानकारी 470 में दे रखा है। अब 471, मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ 471 में कितनी सज़ा है, तो कोई कहता 7 साल, कोई कहता 10 साल, लेकिन यहाँ ये है कि 471 ये कहता है कि हु ओवर यूजेज द फॉल्स डॉक्यूमेंट ट्रीटिंग इट टू बी एज जेन्युइन ही शैल बी पनिश्ड एज इफ़ ही हैज़ फॉर्ज सच डॉक्यूमेंट। यानी उसको इस प्रकार से सज़ा मिलेगी जिस प्रकार का डॉक्यूमेंट उसने बनाया है और उस डॉक्यूमेंट के लिए बनाने की जितनी सज़ा है। जैसे मान लो वैल्यूएबल सिक्योरिटी की फोर्जरी की है तो 467 में उसको उम्र कैद की सज़ा मिलेगी, और यदि चीटिंग का है तो 468 की तरह मिलेगी, और 466 की मिलेगी यदि यानी सरकारी उसका कोई कोर्ट के रिकॉर्ड का यदि कोई फोर्जरी की है या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह का किया है तो वहाँ से चला जाएगा। इस प्रकार आप सारे इन सेक्शंस को सीक्वेंस में, और कौन सी चीज़ कहाँ, ये क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। मेन सेक्शन 463 है और दूसरा फोर्जरी कैसे होती है 464 है, और बाकी के सेक्शंस क्या है, इनके डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव यानी व्युत्पाद हैं, यानी उनसे उत्पन्न होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपने गेहूं को लिया, गेहूं का चापड़ बनता है, दलिया बनता है, मैदा बनता है, आटा बनता है, तो इसी प्रकार से जब एक गेहूं से इतने सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, उसी प्रकार से एक फोर्जरी का जो चैप्टर है उसके जितने 20-22 सेक्शंस हैं आगे के वो उससे रिलेटेड हैं। आप एक को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो अलग अलग रूप में उनको आपको पता लग जाएगा कि कौन से सेक्शन में क्या है। किसी में उनकी स्टाम्प को कब्जे में रखना है, कहीं पेपर्स को कब्जे में रखना है, किसी में कोई आप डाई वगैरह रखते हैं उनको कब्जे में रखना है, तो सबकी अलग अलग व्यवस्था की हुई है। और सेक्शन 472 और 467 तो बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें तो आजीवन कारावास सजा का प्रावधान है। इसलिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा कंसंट्रेट करके और बार बार उनकी खुशामद करनी पड़ती है। 1-2 बार में तो किसी को विवेकानंद को याद रह सकते हैं, बाकी नहीं। इसलिए बार बार जब भी आपको मौका मिले पहले पढ़िए और उसके बाद में उसकी सीक्वेंस में याद करिए, और ये देखिए कि ये पहले वाला सेक्शन दूसरे से कैसे भिन्न है। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो मेरा मानना है जिस तरह से मैंने किया, क्योंकि मैं कोई वह तो हूँ नहीं कि भाई जो मैं बता रहा हूँ वही एक विधि हो सकती है। जो मैंने याद किया था वो मैंने आपको तरीका बताया है। हो सकता है मेरे वाला तरीका आपके काम आ जाए, और या फिर आप अपनी तरफ से दूसरा तरीका सीखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि कोई आदमी कहे कि मैं तो स्कूटर बना के फिर ही चलाऊंगा, तो ये तो बहुत मुश्किल है। स्कूटर बनाने वाले ने पूरी टेक्नोलॉजी लगा के आपको बना के दे दिया, तो आपको चलाना ही आना चाहिए। अब आप दोबारा से टाइम खर्च करो स्कूटर बनाने में तो मुश्किल है। इसलिए यदि कहीं बना बनाया माल और पका पकाया माल मिल जाता है तो फिर आपको दोबारा से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कोई दूसरे काम को सृजित करने के लिए अपनी एनर्जी को यूज करिए। मेरा यही आपसे अनुरोध है कि यदि मैं आपके किसी काम आ सकता हूं तो आप इनसे मेरे नंबर ले सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूं, और मेरा कोई खर्चा नहीं है। ये नहीं है कि भाई मैं किसी से कोई पैसे चार्ज करता हूं। मेरे को तो ये शौक़ है, कोई मेरे से पूछेगा तो मैं उसको सहर्ष बताऊंगा। तो आपने सुना और देखा और समझा चीज़ों को, तो सर ने जो आपको इतनी सारी बातें, इतनी सारी विधाएं और इतना सारा ज्ञान दिया है, उसमें जो मेन जो चीज़ थी वो था कि आपको समय ज़्यादा नहीं देना है, आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा रखना है। आपको 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर 20 घंटे के मटेरियल को 4 घंटे में भी अगर ख़त्म कर देते हो तो उससे भी आपका काम चल सकता है। लेकिन आपको रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी ये सब मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, और तब जा कर के अपनी विधाओं को देखो। तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसा कि सर ने बताया कि मेरा ये तरीका था कविताओं को बना करके करना। आप भी अपने तरीके, अपने अनुभवों, अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको बस
मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन सर ने कहा कि अगर आप अपनी मेहनत वापस से उसी चीज़ पे लगाओगे तो ज़्यादा दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि जो सर का द्वारा बनाई गई कविताएं हैं उनको भी पढ़ोगे तो आपकी आधी से कम मेहनत में ही सारा काम हो जाएगा। तो आपको पता चला इस चीज़ के बारे में कि आपको क्या करना है, क्या समझना है, कैसे करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। ये सब आप आरजेएस एस्पिरेंट हो, चाहे वो डीजीएस एस्पिरेंट हो, एचजेएस हो, जीजेएस हो, कोई भी जुडिशरी की तैयारी कर रहा है या कोई भी किसी भी तरीके के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो सर से जो सर ने अपने अनुभव बताए हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। किस तरीके का उनका स्ट्रगल रहा है उस चीज़ के बारे में, उसको भी आप जान सकते हैं। लेकिन सर मेरा अभी भी एक और सवाल है जो जनरली एडवोकेट जो है जनरली जो डिग्री ले लेते हैं, एलएलबी कर लेते हैं, वो क्या करते हैं कि वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ साथ वो आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, डीजीएस की तैयारी कर रहे हैं या एडीजे की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो दोनों नावों पे पैर रखना ज़रूरी है या एक से भी काम चल सकता है, या वो अपने बैकअप प्लान के लिए और भी उपाय देख सकते हैं? तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो एलएलबी करने के बाद में जब तक जॉब नहीं लगता है या जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, उनको लिए वकालत करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा एक मानना है कि जो एडवोकेट जिस दिन कोर्ट जाता है और उस दिन उसका यदि जो केस लगा हुआ है उस धारा को, यदि उस तरह उस सेक्शंस को, उस पर्टिकुलर प्रोविज़न को यदि उस दिन वो अच्छी तरह से पढ़ के जाता है और वहाँ जा कर के और अपनी तैयारी करता है और कोर्ट में बैठता है, दूसरे एडवोकेट्स के आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और फिर दिन में ये हो रहा है अरे आज बिल्कुल नहीं पढ़े, फिर वो घर पे आके अपने आप ही कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। क्योंकि जब कोर्ट में टाइम खर्च करके आता है तो वो उसको मानता नहीं है, वो समझता है यार थोड़ा काम हमारा बेकार ही रहा, आज पूरा दिन कोर्ट में लग गया, पढ़े नहीं, तो फिर उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि चाहे आपकी अंग्रेज़ी हो चाहे आपकी हिंदी हो और आपकी दोनों हो तो सबसे अच्छा, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपका लैंग्वेज पे तो कमांड होना ही चाहिए। जिस व्यक्ति की लैंग्वेज अच्छी है उसको कानून समझने में और कानून को याद करने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लैंग्वेज आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी एक्सटेंडेड होनी चाहिए और कोशिश ये कीजिए कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में आप तैयारी करें। कारण क्या है कि लॉ की अच्छी बुक्स जो है इंग्लिश में उपलब्ध है, हिंदी में जब इतनी क्लिष्ट लगती हैं कि बच्चा उनको पढ़ नहीं सकता। बच्चा क्या एलएलबी करने के बाद में डबल ग्रेजुएट हो जाता है, वो भी हिचकता है इसको। इसलिए आपको अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों अच्छी तरह आ गई तो आपका 70% काम तो वैसे ही हो गया, क्योंकि 30% तो आपका पेपर ही है हिंदी अंग्रेज़ी का आरजेएस में। इसलिए आपको लैंग्वेज पर सबसे पहले ध्यान देना है। लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी एक्सटेंडेड होनी चाहिए। और बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते चले जाते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। मेरा ये मानना है कि मैं जब कभी भी किसी जजमेंट को पढ़ता हूँ या किसी पैरा को पढ़ता हूँ तो उस पैरे में जो भी शब्द ऐसे डिफ़िकल्ट हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं और उनके कारण उस पैरे का अर्थ मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सबसे पहले एक रीडिंग मारता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ जो डिफ़िकल्ट शब्द हैं, और फिर उनकी जैसे अंग्रेज़ी में हैं तो मैं उनकी हिंदी लिख करके और उसके आया इंग्लिश टू इंग्लिश लिख करके, और मेरी अलग से मैंने एक डायरी बना रखी है तो उस डायरी में मैं लिखता हूँ और उस किताब में भी यथास्थान लिख देता हूँ, ताकि मैं जब दोबारा उस किताब को पढ़ूँगा तो मुझे वो याद आ जाएंगे। किसी व्यक्ति को यदि आप 15 साल बाद मिलते हो तो आप पहचान नहीं पाते, लेकिन वही आदमी 20 साल बाद यदि आप उसके घर पे खड़ा दिख जाएगा तो आप तुरंत पहचान लोगे। इसलिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपको किसी पैरा में आया और आपने उसको वहीं रख के लिख दिया उसका अर्थ, तो फिर आपको याद होने में कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और लैंग्वेज इज़ ए मस्ट, इसके बिना तो कष्ट ही कष्ट है। देखिए, आपने काफ़ी चीज़ों के बारे में और समझा, सर ने बताया इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की हो सबने, तो देखा आपने कितना बड़ा अभ्यास है। 25 साल पहले, 20 साल पहले सर ने तैयारी करी, 1993 में आरजेएस की तैयारी करी। उस टाइम पे उन्होंने कविताएँ बनाई और मैं समझता हूँ कि आगे भी उन्होंने कविताएँ बनाई होंगी, और उन्होंने आरजेएस का पद धारण किया। उसके बाद उन्होंने ACJM का पद धारण किया, फिर उसके बाद ADJ भी वो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो रिटायर हो चुके हैं, अब वो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ का अगर नोटिस किया हो, सामान्य तौर पर क्या होता है, जो जज बन जाता है ना तो उनको सेक्शंस
याद नहीं रहते हैं, और इतनी सारी चीज़ें उनको इतनी इतनी डीपली नॉलेज, इतनी अच्छी स्पष्ट लैंग्वेज याद नहीं रहती है। लेकिन आपने उनका अभ्यास देखा, उनका अनुभव देखा कि उनको एक एक सेक्शन कविताओं का खेल था सारा। उन्होंने उस टाइम का 15-20 साल पहले जो तैयारी करी थी, और वो आज भी इतना तरीके से याद है कि वो आज भी सब कुछ उनको उसी बारीकी से उतने ही शब्द, और किस तरीके से उसे पढ़ा जाना चाहिए, किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए, वो हर तरीके की विधा जो है वो आपको इस इंटरेक्शन के दौरान आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी उसी प्रकार से तैयारी करिए जिस तरीके से सर ने बताया है। आपके खुद के अनुभव भी अपने हिसाब से रहे होंगे, और जिस तरीके से सर ने बताया है, मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं अपने स्टूडेंट्स का, अपने एस्पिरेंट्स का जो इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस वीडियो को, इस लेक्चर को सुन रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? बस मेरा तो यही कहना है कि भाई जो मेरा अनुभव था वो मैंने बताया है, और मैं जिस किसी के भी यदि काम आ सकूँगा तो मुझे खुशी होगी। और मैंने तो आपको बता ही दिया कि लैंग्वेज सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आपकी भाषा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज आपकी यदि इंग्लिश है तो अच्छा है, हिंदी है तो अच्छा है, लेकिन दोनों में यदि है तो सबसे अच्छा है। और लैंग्वेज को अच्छा करिए और फिर पढ़िए, अच्छे जर्नल पढ़िए, और किताबें घटिया कभी भी। मेरा ये सबसे कहना है कि कोई भी आदमी सीरीज को ना पढ़े। सीरीज किसी कर्म की नहीं है। किसी आपका भविष्य बिगाड़ना है तो आप सीरीज पढ़ सकते हो। सारे आदमी सीरीज के प्रोडक्ट हैं आजकल, और उनको किताब का, टेक्स्ट बुक से कोई ज्ञान नहीं है। तो सीरीज में जो भी आता है वो बार बार रिप्रिंट होते होते उनमें आप जो साइटेशन दे रखे वो आपको किताबों में मिलेंगे ही नहीं। लेकिन किताब एक ऑथेंटिक चीज़ है जो सीरीज से 10 गुना अच्छी है। आप किताब को पढ़िए। किताब में जो साइटेशन मिलता है वो आपको किताब में वाला साइटेशन जो रेगुलर पीरियोडिकल्स में जो आते हैं वो मिल जाएंगे। किसी भी सीरीज़ के आपको हाथ लगाना ही पाप है, क्योंकि सीरीज़ किसी कर्म की नहीं होती है। वो तो एक सुलभ तरीका है बाईपास का। पर मुझे कहते हुए थोड़ी शर्म भी आती है कि क्योंकि जो टीचर्स हैं वो भी सीरीज़ के प्रोडक्ट हैं ज़्यादातर, तो अच्छी बात नहीं है। ये सीरीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। आप टेक्स्ट जरूर पढ़िए, पहले टेक्स्ट पढ़िए, पहले बेयर एक्ट और नेक्स्ट इज टेक्स्ट। बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो होती है, और वो भी किताब, मैं आपको बताता हूँ, ईस्टर्न बुक कंपनी में कम से कम गलतियाँ हैं। उसके बाद प्रोफेशनल है, यूनिवर्सल है, आपकी सेंट्रल एजेंसी डिगलोट में आती है, ये अच्छी किताब है। कानून प्रकाशन में काफ़ी सारी, एक तो छोटा बहुत है, उसके आधे पैरे में हिंदी आधे में अंग्रेजी है। और कानून प्रकाशन में क्या है कि बारीक बहुत है और कंजस्टेड बहुत है। तो आप इंग्लिश मीडियम में यदि हो स्टूडेंट तो ईस्टर्न बुक कंपनी प्रिफरेबल है। उससे अच्छी किताब बिना गलती की बहुत कम है। चलिए, आपने देखा सर ने हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो हैं, उन दोनों के लिए ही चीज़ें बताई हैं कि जो आरजेएस की जैसे तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम वालों बच्चों को दिक्कत आती है इंग्लिश में, और इंग्लिश वालों को हिंदी में दिक्कत आती है। तो आपको जब भी आरजेएस की तैयारी करनी है या कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कमांड रखनी है लैंग्वेज पे, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अपनी हिंदी तो उनको अच्छी तरीके से आनी ही चाहिए। और इंग्लिश वालों को भी हिंदी का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें उनको भी पता होनी चाहिए। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपने डिगलॉट बेयरेक्ट हो तो ज़्यादा बढ़िया है, और उसी तरीके से उसकी तैयारी करो। ठीक है, तो आज का सेशन जो है काफ़ी अच्छा रहा, और सर के हमने अनुभव भी सुने, तो मैं भी काफ़ी उत्साहित हुआ उन चीज़ों को सुन करके। और आगे मैं भी इस तरीके की कोई चीज़ अगर मुझे समझ में आएगी तो मैं भी अपनी तरफ से करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर का, और आपका भी जो आपने इस सेशन को सुना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।